Hello dear student, good morning to all of you. लास्ट वीडियो में हमने हेडिंग डाला था वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन एंड राउल्स लॉ, और मैंने इस बारे में डिस्कशन किया था कि राउल्स लॉ होता क्या है, वेपर प्रेशर होता क्या है, इसके बारे में डिस्कशन किया था कैसे होता है। ठीक है, एक हमने नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट के लिए और वेपर प्रेशर कब हमारा अफेक्ट होता है, कौन कौन से फैक्टर होते हैं जो वेपर प्रेशर को अफेक्ट करता है, इस बारे में भी देखा था। ओके डियर स्टूडेंट, आज हमारे पास नया टॉपिक है और इसमें कुछ डेरिवेशन हमें करना है। बहुत सिंपल है, इंटरेस्टिंग है, ध्यान से देखिएगा तभी चीजें समझ में आएंगे, हर एक पॉइंट को समझने। राउल्स लॉ फॉर सॉल्यूशन कंटेनिंग वोलेटाइल लिक्विड, इस पॉइंट पे फोकस करिए कि वोलेटाइल लिक्विड, वोलेटाइल का लिक्विड का मतलब वाष्पशील विलेय, वाष्पशील का मतलब जो वाष्प में चेंज हो सकता है। ओके, इसको क्या बोलते हैं? वाष्पशील विलेय, वाष्पशील विलेय। ठीक है डियर स्टूडेंट, कंटेनिंग वोलेटाइल लिक्विड। इसका मतलब ये हुआ कि जब दो लिक्विड हम लेंगे लेकिन उसमें जो लिक्विड है वो वोलेटाइल नेचर का है, जैसा कि पहले वाले एक्सपेरिमेंट में हम लोगों ने देखा था, और उसमें राउल्ट लॉ को फॉलो करना है। राउल्ट ने ये कहा था कि जब कोई सॉल्यूशन इस तरीके का बनता है, वोलेटाइल लिक्विड का बनता है, तो इसका जो पार्शियल वेपर प्रेशर होता है इसमें उपस्थित कंपोनेंट के मोल फ्रैक्शन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। मोल फ्रैक्शन क्या होता है? मोल प्रभाव, जो इससे पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने देखा था। ठीक है, तो इस बारे में समझिए जरा सा, इसको हम डिफाइन करेंगे। तो डिफाइन करने से पहले हम इसको लिखते हैं। किसी भी सॉल्यूशन के लिए या कोई भी सॉल्यूशन जो वोलेटाइल लिक्विड जिसमें है, उस जो वेपर प्रेशर होता है उसमें हम पार्शियल वेपर प्रेशर कहते हैं, क्योंकि इंडिविजुअल प्रेशर लगता है हर एक कंपोनेंट का। तो पार्शियल वेपर प्रेशर जो होता है वो हर एक कंपोनेंट का जो पार्शियल वेपर प्रेशर होता है उसमें उस सॉल्यूशन में उपस्थित मोल फ्रैक्शन के इक्विवेलेंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, तो अगर इसको डायरेक्टली एक मैथमेटिकल टर्म में देखना चाहे तो हम इस तरह निकाल सकते हैं, PI डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन, सॉरी x को थोड़ा सा सही से बना दे डियर स्टूडेंट, XI ओके, इसको इक्वेशन फर्स्ट कर देते हैं। अब आप कहेंगे कि XI क्यों, और करके हम इस चीज को यहां लिख सकते हैं, PI इज इक्वल टू कांस्टेंट, क्या लिख सकते हैं? कांस्टेंट इनटू XI। ओके, या इसको इक्वेशन फर्स्ट मानिए और के बाद। ठीक डियर स्टूडेंट, कैसे ये समझिए, बता दीजिए इस चीज को। ये हो गया डिफिनीशन। डिफिनीशन क्या कहता है कि कोई भी अगर आप सॉल्यूशन बना रहे हैं और जिसमें वोलेटाइल लिक्विड उपस्थित है, तो उस समय हर एक कंपोनेंट का जो पार्शियल प्रेशर होता है उसमें उपस्थित जो कंपोनेंट होते हैं उसके मोल फ्रैक्शन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक, मोल फ्रैक्शन आपका XI से हमने इंडिकेट किया, वेयर PI इज इक्वल टू पार्शियल वेपर प्रेशर, पार्शियल प्रेशर या पार्शियल वेपर प्रेशर लिखिए, वेपर प्रेशर ऑफ ith कंपोनेंट। ith कंपोनेंट का मतलब I कई बार है, कई टाइम इसको दिया गया है। I इस कंपोनेंट का नाम है या सिंबल यहाँ पे समझ लीजिए, और वो कई बार दे रखा है, यानी I टाइम, कई टाइम दे रखा है उस कंपोनेंट का ये पार्शियल प्रेशर है। ठीक है, और जो आपके पास XI है ये क्या है? मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट I, मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट I। कंपोनेंट I ये मोल फ्रैक्शन है, उसमें जो भी आपके कंपोनेंट प्रेजेंट है उसका। ठीक, अब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल जो है इसके साइन को हटाइए, इज इक्वल टू से कांस्टेंट वैल्यू लाइए। ओके डियर स्टूडेंट, जब कांस्टेंट वैल्यू लाते हैं तो एक इस तरीके से हमारा इक्वेशन है। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे? यहाँ पे कांस्टेंट की वैल्यू निकालेंगे। ठीक, कांस्टेंट की वैल्यू कैसे निकालेंगे ये बात समझिए। अब हम एक काम करते हैं, यहाँ पे ये भी जो भी चीज आपने यहाँ पे लिख रखा कांस्टेंट की वैल्यू निकालने के लिए, मान लेते हैं कि जो हमारा लिक्विड है वो प्योर फॉर्म में है। किस फॉर्म में है?
प्योर फॉर्म में है उसमें कोई भी इंप्योरिटीज आपके नहीं। अगर प्योर फॉर्म में है तो उसको कैसे निकालेंगे ये चीज देखिए। ओके डियर स्टूडेंट, मान लेते हैं कि ये प्योर फॉर्म में, तो यहाँ पे एक वर्ड आप लिख सकते हैं कंपोनेंट इन इट्स प्योर स्टेट। सपोज कंपोनेंट इन इट्स प्योर स्टेट, जो कंपोनेंट है वो बिल्कुल प्योर अवस्था में है। कंपोनेंट का मतलब समझते हैं सोल्यूशन को बनाने वाला, सॉल्वेंट और सॉलिड दोनों मिलकर के दो तरीके का कंपोनेंट हो गया इसमें, वो चीज है, ठीक है। अगर वो होगा तो पी आई इज इक्वल टू पी आई नॉट, यहाँ पे ऊपर एक जीरो लगाएंगे जिसे नॉट बोलते हैं, ठीक है। पी आई इज इक्वल टू किसके बराबर होगा, पी आई नॉट। पी आई नॉट क्या रिप्रेजेंट करता है, वेपर प्रेशर ऑफ आई कंपोनेंट एट प्योर स्टेट या प्योर फॉर्म। प्योर अवस्था में, शुद्ध अवस्था में आई का वेपर प्रेशर है। ये बात समझ पा रहे हैं। जब इतनी सी चीज लिखते हैं एंड x1 इज इक्वल टू 1, प्योर अवस्था में प्योर अवस्था में, शुद्ध अवस्था में आपका जो मोल फ्रैक्शन होगा वो 1 के इक्विवेलेंट होगा, और जो पार्शियल प्रेशर ऑफ आई है वो किसके बराबर होगा, पार्शियल प्रेशर ऑफ आई नॉट, पी आई नॉट के बराबर होगा। यानी इतना इज इक्वल टू इतना, और एक्स आई इज इक्वल टू, ये आई है, इज इक्वल टू 1 के बराबर। अब इस वैल्यू को पुट कर देते हैं हम यहाँ पे पहले वाले पे, तो पहले वाले को पुट करेंगे तो पी आई इज इक्वल टू पी आई नॉट लिख सकते हैं। अब लिखिए पुटिंग द वैल्यू इन इक्वेशन फर्स्ट में रखिए। तो यहाँ पे पी आई इज इक्वल टू इतना, यहाँ पे रख देते हैं हम, क्या आ जाएगा, पी आई नॉट इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट इंटू 1 हो जाएगा, कांस्टेंट इंटू 1 हो जाएगा आपके पास। ओके डियर स्टूडेंट, अगर कांस्टेंट इज इक्वल टू 1 यहाँ पे इस तरीके से हो गया, तब हम यहाँ पे इस तरीके से लिख सकते हैं कांस्टेंट इज इक्वल टू पी आई नॉट। फिर से इस वैल्यू को इक्वेशन फर्स्ट में रख दीजिए। अगेन put this value in equation फर्स्ट में फिर से इसको पुट अप करिए। ओके डियर स्टूडेंट, जब पुट अप करेंगे तो पी आई इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, इस वैल्यू को यहां लिख रहे हैं। ओके डियर स्टूडेंट, नीचे से ऊपर लिख रहे हैं आप, पी आई इज इक्वल टू यह हो जाएगा पी आई नॉट, नॉट इसके ऊपर होगा, ठीक है, 0 इस तरीके से, और इनटू क्या हो जाएगा, एक्स आई। ये हो गया किसी कंपोनेंट का। अब यहाँ पे बात समझिए, इससे एक चीज साफ साफ पता चलता है कि पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ कंपोनेंट आई इज द प्रोडक्ट ऑफ पार्शियल वेपर प्रेशर एट प्योर स्टेट एंड मोल फ्रिक्शन ऑफ पर्टिकुलर कंपोनेंट। कहने का मतलब इस पी आई से क्या पता चलता है कि जो पार्शियल वेपर प्रेशर होता है वो किसके बराबर है, प्रोडक्ट, किसके प्रोडक्ट के बराबर है, वेपर प्रेशर ऑफ आई एट प्योर स्टेट। प्योर स्टेट में उस आई का, जो आई कंपोनेंट है उसके वेपर प्रेशर और मोल फ्रिक्शन के इक्विवेलेंट है। बात समझ पर, इसके प्रोडक्ट के ये इक्विवेलेंट है। यही आपका किसका लॉ है, राउल्स का लॉ ये चीज कहता है, ठीक है। तो अगर राउल्स ने अपनी डेफिनेशन से इस चीज को प्रूव कर दिया है, तो आइए कुछ कंपोनेंट लेते हैं और उसके लिए देखते हैं। सपोज कोई सॉल्यूशन है, ध्यान से देखिएगा और मेरी बातों को समझिएगा, और आप लोग लिखते हुए इस चीज को जाइएगा। मैं कह रहा हूं कि हमारे पास कोई सॉल्यूशन है और उस सॉल्यूशन में दो तरीके का कंपोनेंट है। एक सॉल्यूशन है और वो सॉल्यूशन में जो कंपोनेंट है वो आपके A प्लस बी है। क्या है, ए बी एक सॉल्यूशन है जिसमें कंपोनेंट क्या है, ए और बी है। समझ पा रहे, यही है हमारा क्या होनी चाहिए, वोलेटाइल लिक्विड ही है ये चीज, ठीक। तो इसका मोल फ्रैक्शन क्या हो जाएगा, इसका जो मोल फ्रैक्शन होगा
मोल फ्रैक्शन क्या हो जाएगा, XA एंड XB। पार्शियल प्रेशर कितना हो जाएगा, पार्शियल प्रेशर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, PA एंड PB। यानी consider a solution having component A and B and their mole fractions is equal to XA and XB and the partial pressure of A and B is equal to PA and PB। बात समझ पा रहे? सोल्यूशन आपका इससे बना हुआ है जो वोलेटाइल नेचर का है, इसका जो मोल फ्रैक्शन है XA है और XB मान लिया, मोल फ्रैक्शन ऑफ B एंड मोल फ्रैक्शन ऑफ A। ठीक है, मोल प्रभास जिसे हिंदी में बोलते हैं, A का मोल प्रभास और B का मोल प्रभास। पार्शियल प्रेशर आंशिक दाब जो है A का PA हो जाएगा और आंशिक दाब B का PB हो जाएगा डियर स्टूडेंट। ओके, अब इसके अकॉर्डिंग अगर हमें रखना है तो इसके अकॉर्डिंग हम क्या रखेंगे, पार्शियल प्रेशर ऑफ A, कंपोनेंट यहाँ पे I था और यहाँ पे कंपोनेंट क्या है A, तो पार्शियल प्रेशर आप इस चीज को इस तरह लिख सकते हो, पार्शियल प्रेशर इस तरीके से लिख सकते हैं, या अकॉर्डिंग टू राउल्स लॉ सीधे लिखिए, अकॉर्डिंग टू राउल्स लॉ। ओके डियर स्टूडेंट, राउल्स लॉ के अनुसार जो उन्होंने कहा था कि किसी भी कंपोनेंट्स का जो वेपर प्रेशर होता है उसके मोल फ्रैक्शन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, और ये फार्मूला ये ड्राइव करके आपने लास्ट में दिया था। तो यहाँ पे I कंपोनेंट, यहाँ पे A कंपोनेंट, तो PA इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, PA नॉट, यहाँ पे यानी प्योर फॉर्म में A का वेपर प्रेशर और यहाँ पे सॉल्यूशन कंडीशन में, ठीक है, इनटू के साथ को हम डॉट भी दे सकते हैं या इस तरह भी बना सकते हैं। ठीक है, ये बात आपके समझ में आनी चाहिए कैसे है। हमने इनटू लगाया यहाँ पे पॉइंट और XI की जगह पे हम क्या लिखेंगे, XA हो जाएगा डियर स्टूडेंट। इसको कोई इक्वेशन बना दीजिए इस तरीके से, इक्वेशन फर्स्ट। इसी तरीके से पार्शियल प्रेशर ऑफ B क्या हो जाएगा, B का पार्शियल प्रेशर इज इक्वल टू पार्शियल प्रेशर ऑफ B एट प्योर फॉर्म इनटू क्या हो जाएगा, XB। ओके डियर स्टूडेंट, इक्वेशन 2। टोटल प्रेशर कितना हो जाएगा, तो कहाँ लिखे चलिए ऊपर लिख देते हैं। ओके डियर स्टूडेंट, नीचे दिखे या ना दिखे, क्योंकि काफी इंपॉर्टेंट है ये चीज, समझिए आप। टोटल प्रेशर इज इक्वल टू टोटल प्रेशर इज इक्वल टू PA प्लस PB, पार्शियल प्रेशर ऑफ A एंड पार्शियल प्रेशर ऑफ B। मतलब कुल प्रेशर किसके बराबर होगा, A का आंशिक दाब बटे B का आंशिक दाब, दोनों का ऐड कर देंगे और A का आंशिक दाब ये आ गया और B का आंशिक दाब ये आ गया इस इक्वेशन से। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड से हम क्या करेंगे, इसको थर्ड मान लेते हैं। ठीक है डियर स्टूडेंट, तो क्या हो जाएगा, इसके जगह पे ये वैल्यू रख देंगे, P नॉट A इंटू XA प्लस P नॉट B इंटू XB। ओके डियर स्टूडेंट, आ गया इस तरीके से पूरा आपने सॉल्व कर लिया। ये एक आ गया टोटल प्रेशर P इज इक्वल टू कितना आ गया, टोटल प्रेशर यहाँ पे मान लेते हैं इसको P, ठीक है, P इज इक्वल टू इतना। ठीक, तो टोटल प्रेशर कुल प्रेशर बराबर कितना आ गया, ये आपके आगे जितने भी कंपोनेंट। अब इसके आगे अगर कोई 3-4 टर्सरी और क्वाटरनरी जो भी आपके पास सॉल्व रहा होगा, जैसे सॉल्यूशन रहा होगा कि 3-4 कंपोनेंट मिलकर के अगर सॉल्यूशन बनाया, तो सब में इस तरह से हम लिखते हुए चले जाएंगे। यानी जो हमारा पार्शियल प्रेशर होता है वो किसके बराबर होता है, हमेशा जान लीजिए पार्शियल प्रेशर किसी कंपोनेंट का वो इक्विवेलेंट होता है प्रोडक्ट ऑफ द पार्शियल प्रेशर ऑफ कंपोनेंट एट प्योर स्टेट एंड द मोल फ्रैक्शन ऑफ दैट कंपोनेंट। आई का पार्शियल प्रेशर ही होगा, लेकिन ये दिखा रहा है नॉट दिखा रहा है प्योर स्टेट में, इनटू प्रोडक्ट की बात किया हमने XI यानी मोल फ्रैक्शन के बराबर। इसी लॉ से हमने ये चीज लिखा जो राउल्स का लॉ है। ओके डियर स्टूडेंट, जब इतनी सी चीज पढ़ लेते हैं तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग नॉन वोलेटाइल के लिए पढ़ेंगे और फिर समझेंगे एक नया फार्मूला वहां ड्राइव करने की कोशिश करेंगे। ओके, थैंक यू, ऑल द बेस्ट।